गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर हेल्थी एंड फाइन। हम आशा करते हैं कि आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे और हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है सुमित्रा मेमोरियल एकेडमी की ओर से उसका आप पूरा बेनिफिट ले रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था 12th क्लास के चैप्टर नंबर 10 के और 10 के बारे में, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है 12th सिलेबस में। तो वहाँ हमने आपसे डिस्कस किया था हैलोजन व्युत्पन्न के बारे में, यानी कि ऐसे यौगिक जो हैलोजन के द्वारा उत्पन्न होते हैं, यानी कि हैलोजन प्रतिस्थापित समूह के रूप में उसमें प्रयोग होता है। तो वो सारे यौगिक आपके क्या कहलाते हैं? हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। कोविड-19 के बारे में आपने सुना ही होगा, कोरोना जो बीमारी है उसके बारे में आपने सुना ही है। तो उसके लिए जो उपचार के रूप में प्रयोग की जा रही है एक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन नामक औषधि प्रयोग की जा रही है, जो क्या है एक प्रकार से हैलोजन व्युत्पन्न है। इसके बारे में हमने आपसे लास्ट वीडियो में क्या किया था, डिस्कस किया था कि उसकी संरचना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके बारे में आपको बता दिया था। फिर हमने आपको बताया था कि जो हमारे हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के बताए थे आपको, एक तो हैलो एल्केन्स और एक हैलो एरीन्स। फिर हमने आपको वर्गीकरण के बारे में बताया था कि वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, कि नंबर ऑफ हैलोजन के प्रेजेंस के ऊपर किया जा सकता है। कार्बन परमाणु 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, उस आधार पर किया जा सकता है। या कार्बन परमाणु, फिर तीसरा जो था हमारा कार्बन परमाणु कितनी संकरित अवस्था में है उसके ऊपर भी क्या किया जा सकता है, इसका वर्गीकरण किया जा सकता है, sp2 और sp3। तो जिन्होंने हमारे लास्ट वीडियो को नहीं देखा तो पहले वो हमारा लास्ट वीडियो देखें, फिर हम क्या करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है सारे के सारे, तो स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो आज हम बात करेंगे जो हमने दो प्रकार के आपको बताए थे हैलोजन व्युत्पन्न, हैलो एल्केन और हैलो एरीन, तो उन्हीं के बारे में आज बात करते हैं। तो आज पहले हम बात करते हैं आपसे हैलो एल्केन के बारे में। हैलो एल्केन, तो हेलो का मतलब यहाँ पर क्या है? हैलोजन है। हैलोजन के रूप में आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का यूज होता है। और एल्केन आप जानते ही हैं एकल बंध युक्त हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं? एकल बंध युक्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके एल्केन होते हैं। अब एल्केन का फुल जानते हैं हम, एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2 क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। अब क्या होता है, क्योंकि अब नॉर्मल तो ये है, लेकिन इसमें क्या जुड़ेगा? हैलोजन जुड़ेगा। तो हैलोजन जुड़ते ही क्या हो जाएगा? जो हैलो एल्केन हो जाएगा यहाँ से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जो हैलो एल्केन है, हैलो एल्केन का जो फॉर्मूला होगा क्या बन जाएगा आपका? CnH2n+1x। ये होते हैं हम क्या करते हैं x से रिप्रेजेंटेड किया जा सकता है। तो n जो है हम नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं, यानी कि जितने क्या होंगे हमारे पास कार्बन होंगे उससे दुगने से एक ज्यादा क्या होगा हमारे पास हाइड्रोजन होगा और वहां एक हैलोजन होगा। देख सकते हैं फॉर्मूला लगा CH3Cl हमारे पास है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हमारे फॉर्मूला लगाएंगे C1H2 × 1+1 और एक Cl आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? CH3Cl फॉर्मूला। ये क्या है आपका हैलो एल्केन का क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब एल्केन श्रेणी है, तो एल्केन आप जानते हैं इनके लिए अनुलग्न जो यूज होता है। जो एल्केन श्रेणी है इनके लिए क्या होता है? अनुलग्न जो होता है वो क्या होता है? आप जानते हैं ANE या एन का यूज होता है। पता कैसे चलता है? सारे के सारे क्या होते हैं? एकल बंध से जुड़े हुए जब क्या हमारे पास होते हैं कार्बन होते हैं, श्रृंखला होती है, तो क्या कहलाता है? आपका एल्केन कहलाता है। हैलोजन उसके ऊपर जुड़ जाता है तो बनने वाले ये कंपाउंड जो होते हैं आपके हैलो एल्केन्स बन जाते हैं। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे आप बात करते हैं आपसे नामकरण के बारे में कि इनका नामकरण किस प्रकार से करते हैं। तो जनरली जो हम डिस्कस करते हैं, जो बात करते हैं, जो एग्जाम में आता भी है, वो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो है वो जो आपको आएगा वो आएगा IUPAC नॉमिनेशन, यानी कि IUPAC नामकरण आता है। तो हम IUPAC नामकरण के बारे में ही बात करते हैं। IUPAC नामकरण, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप जानते ही हैं जो IUPAC नाम होता है वो क्या होता है आपका? पूर्ण लग्न प्लस अनुलग्न से मिलकर बना होता है। पूर्ण लग्न जो होता है कार्बन परमाणु 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है या 10 है।
इसके आधार पर इसको कहेंगे मैथ एन प्रो ब्यूट पेन हेक्स हेड ऑक्ट नॉन और डेट के आधार पर लिखा जाता है मोनोडेट डायडेट। अनुलग्न जो है यहाँ पर यूज होगा क्या आपका ए यूज होगा। वैसे अनुलग्न में दो होते हैं, एक तो प्राथमिक अनुलग्न होता है और एक द्वितीयक अनुलग्न होता है। ये कब यूज होंगे जब प्राथमिक यानी कि जो श्रृंखला होगी उसमें कोई अन्य क्रियात्मक समूह हो जाएगा, तो जब होते हैं प्राथमिक और द्वितीयक दोनों लोगों को चुनना। यहाँ तो केवल हम नॉर्मली प्रतिस्थापित समूह होता है हमारा हाइड्रोजन, उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ओनली क्या लगेगा ए यूज होगा। ठीक है, तो पहले चीज याद रखनी है आपने। दूसरी आपको याद रखनी है, क्या याद रखना है कि यदि एक से अधिक प्रतिस्थापित समूह आ जाए, उपस्थित हो, तो नामकरण A to Z के आधार पर ये याद रखना है। ठीक है, तीसरी बात याद रखनी है, यदि समान समूह प्रतिस्थापित समूह की बात कर रहे हैं, दो बार आएगा तो उसके लिए लिखेंगे हम डाई, तीन बार आ जाता है तो लिखेंगे ट्राई, चार बार आ जाएगा तो लिखेंगे हम टेट्रा, पांच के लिए लिखेंगे पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, लिखते चलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको याद होती चीजें हैं, ये आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ज्यादा चीजें इसमें क्या होंगी, इनके नामकरण में यूज नहीं होगी। ठीक है, ये याद रख लेना। चक्रीय संरचना आने पर, चक्रीय संरचना में से आपके 12th के सिलेबस में है नहीं, चक्रीय संरचना के लिए आप जानते हैं साइक्लो शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर हम आगे क्या डिस्कस करते हैं आगे चीजें। चलिए हम डिस्कस करते हैं अब आपसे, कोई भी लिख देते हैं, कंपाउंड लिख देते हैं CH3CN हम लिख देते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग कर देनी होगी यहाँ से 1, तो 1 कार्बन है तो 1 कार्बन कहते हैं मैथ, और सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा N, तो क्या हो जाएगा मैथ प्लस N क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा मैथेन। परंतु ये जो आपका प्रतिस्थापित समूह ये भी रह गया, कौन से कार्बन पर है, फर्स्ट पर, तो क्या लिखोगे आप 1 क्लोरो, ClO क्लोरो आ जाता है, तो 1 क्लोरो क्या हो जाएगा मैथेन हो जाएगा। CH3 CH CH3 Cl हमारे पास आ जाए, तो आप ये डायरेक्टली यहाँ से जुड़ा हुआ है, बट हमें कार्बन की लंबी श्रृंखला लेनी होती है, ये भी एक नियम होता है। तो 1 2 3, तो ये वाली आपकी श्रृंखला लंबी है, या 1 2 3, क्योंकि इधर से भी दूसरी पोजीशन पर ही आ रहा है और इधर से भी दूसरी पोजीशन पर आ रहा है, तो 1 2 3 हम लेंगे। कौन से पोजीशन पर क्लोराइड है, क्लोरो है, तो क्या ऊपर है तो लिखेंगे 2 क्लोरो, 3 है तो क्या हो जाएगा प्रो प्लस एन क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। इस प्रकार की संरचना आ जाए। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तीन ही कार्बन आ रहे हैं, कैसे नंबरिंग ले लो आप, तो हम ले लेते हैं 1 2 3 ले लेंगे, 1 2 3 सीधी श्रृंखला ले लें, तो एक प्रतिस्थापित समूह ये रहेगा Cl और एक ये रहेगा मैथिल, तो क्या लिखोगे क्लोरो है और ये मैथिल है, दोनों 2 पर ही हैं, तो क्या लिखोगे पहला 2 क्लोरो 2 मैथिल 2 क्लोरो 2 मैथिल, क्या लिखोगे आगे कितने कार्बन 1 2 3, तो क्या लिखोगे प्रोपेन। इस प्रकार से मान लिया हमारे पास आ जाए CH3 CH Cl CH Br तो 1 2 और 1 2, तो इधर से भी दूसरी पोजीशन पर श्रृंखला है, इधर से भी दूसरी पोजीशन पर, परंतु ये क्या ब्रोमो और
है क्लोरो है, तो एबीसीडी में बी पहले आता है और सी बाद में आता है। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4, क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, कितना हो जाएंगे आपके ब्यूटीन, ठीक है। CH3 CH CH3 C CH Br CI CF CH2 CH2 CH3, ये हमारे पास आ जाए। तो 1 2 3 4 4 पोजीशन पर प्रतिस्थापित समूह आ रहे हैं, 1 2 ये सेकंड पोजीशन पर प्रतिस्थापित समूह आ रहे हैं। हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये मैथिल है, ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, ये आयोडो है, ये फ्लोरो है, तो एबीसीडी से लगा दो। तो पहले क्या आएगा ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो और 3 पर क्या आपका क्लोरो 3 क्लोरो, फिर एबीसीडी में पहले आता है या बाद में आता है, तो क्या लगाओगे आप 4 फ्लोरो, फिर लिखोगे आयोडो 4 आयोडो, करेगा 2 मेथिल, क्या लिखोगे आप 15, ठीक है। इस प्रकार से क्या करते हैं, इनका नामकरण करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, कुछ हम आपको 2-4 नाम दे देते हैं होमवर्क के लिए, इसके नाम आपको लिखने हैं और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इनके आंसर क्या है, क्या नाम बनेंगे आपके होमवर्क के लिए दे रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या आपके 4 आपके लिए क्या है होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे बात करते हैं अब कार्बन हाइड्रोजन बंध प्रकृति के बारे में। ये जो कार्बन होता है और हाइड्रोजन परमाणु होता है उसकी बंध प्रकृति कैसी होती है, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन बंध प्रकृति के बारे में बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि वो कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर होता है, तो अंतर होने के कारण से भी सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। तो अंतर होने के कारण से क्या होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के द्वारा सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया जाता है, अपनी ओर को आकर्षित कर लिया जाता है। अब आकर्षित करने के कारण से क्या होता है, बंध जो होता है वो ध्रुवित हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। तो इस कारण से जो कार्बन हाइड्रोजन बंध प्रकृति होती है, यानी कि ये यौगिक होते हैं, किस प्रकृति के होते हैं, आपके ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, म्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या होता है इनके लिए 0 होता है, ध्रुवण हो जाती है। हम बात करें अगर कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता के बारे में, तो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो 2.6 होती है। जो फ्लोरीन होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता 4.0 होती है, जो क्लोरीन होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता 3.0 होती है, और जो ब्रोमीन होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता जो होती है 2.8 होती है, और जो आयोडीन होता है तो उसकी जो होती है 2.5 होती है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर इन तीनों की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या है, वो कार्बन से ज्यादा है। तो जब ये जुड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, आकर्षित करने से क्या होगा, बंध ध्रुवित होगा और ये ध्रुवीय प्रकृति को क्या करेंगे, प्रदर्शित करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इनकी कक्षकीय संरचना देखें, कक्षकीय संरचना किस प्रकार की हो सकती है, तो हम जानते हैं कि वो कोई भी हाइड्रोजन होता है, मान लिया हम क्या ले लें, फ्लोरीन के बारे में ले लेते हैं, 9 होता है, तो 2 और 7, तो वही कक्षा में क्या है इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। हम क्या बनाए 1s2 2s2
की बात करते हैं, ठीक है। और कोई भी हाइड्रोजन है सबकी संरचना ऐसे बन जाएगी। अब बात करें कार्बन का होता है 6 2 और 4, तो 1s2 2s2 2p2 होता है हमारे पास। तो वाई कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके 2 और 4 के 4 इलेक्ट्रॉन है इसके वाई कक्षा में, आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो अब क्या होता है, अगर हम इसकी कक्षा की संरचना देखें तो इस प्रकार की बनेगी, सामान्य अवस्था में ये बन जाएगी। लेकिन उत्तेजित अवस्था की अगर हम बात कर रहे हैं, उत्तेजित अगर हम अवस्था की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। उत्तेजित एनर्जी लेकर जब अटैकिंग एजेंट को रिएक्शन करेगा इसके ऊपर ऊर्जा मिल जाएगी, तो क्या हो जाएगा, यहां पर भी एकल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहां पर भी क्या हो जाएगा, आपका एकल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अब 1 2 3 4 कितने एकल इलेक्ट्रॉन है, 4। तो क्या करेगा ये 4 सहसंयोजक बंध बनाएगा। यहां पता चल रहा है ना आपको, बनाएगा बंध का निर्माण करेगा। तो क्या इसके पास 4 है विद इलेक्ट्रॉन है। तो अब एक s कक्षा करेगा और 3 p कक्षा क्या करेंगे, यहाँ पर सहसंयोजक बंध में साझेदारी करेंगे। तो संकरण जो पाया जाएगा इस कारण से क्या पाया जाता है, यहाँ पर sp3 संकरण पाया जाता है, ठीक है। तो अब हम किसी एक नॉर्मल कंपाउंड की कक्षा की संरचना को लेकर क्या करते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से क्या होती है इनकी कक्षा की संरचना बनती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं कि इसको नॉर्मल कंपाउंड लेते हैं हम CH3Cl लेते हैं। अब हम जानते हैं कार्बन के बारे में बता दिया। अब हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का जो पास होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास ओनली s कक्षा होता है, इसके पास s और p दोनों होते हैं, ठीक है। और इसकी जो वाई कक्षा है उसमें जो s और p दोनों होते हैं, परंतु s जो होता है बड़ा होता है, तो p जो होता है वो क्या करता है, बंध बनाने में पार्टिसिपेट करता है। तो अगर हम कक्षा की संरचना देखें इसकी, इस प्रकार की कक्षा की संरचना आपको मिल जाएगी, इनके समचतुष्फलक के प्रकृति। तो ये कार्बन के क्या है, 4 कक्षक हैं। अब यहां पर ये क्या आ जाए, आपका हाइड्रोजन आ जाए, दूसरा यहां पर हाइड्रोजन आ गया, तीसरा यहां पर हाइड्रोजन आ गया, तो इन्होंने ओवरलैप कर लिया, ठीक है। तो अब बचा क्या हमारे पास, हेलोजन का p कक्षा, ये p कक्षा होगा, यहां क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो sp3p ओवरलैपिंग इस प्रकार से क्या मिल जाएगी। ये किसका, आपका क्लोराइड का है, ये किसके हैं, गोलवाजिया होते हैं, किसके अंदर s होते हैं, तो s की आकृति गोलाकार होती है और p की आकृति तीन प्रकार से डबल आकार होती है, 3 एंगल्स में होता है। तो इस प्रकार से क्या बन जाती है, इसकी कक्षा की संरचना बन जाती है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे कि जो हमारा कोई भी कंपाउंड है, मान लें CH3F है, CH3Cl है, CH3Br है, या CH3 हमारा क्या है, हमारे पास आयन है। तो इस प्रकार से Cl की सारे कक्षा की संरचना से बनेगी सबकी। अब हम बात करते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण की, द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण से हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है ध्रुवणता, ध्रुवणता क्या कहते हैं, या ध्रुवीय प्रकृति कह सकते हैं हम, ध्रुवीय प्रकृति कि कौन कंपाउंड कितना ज्यादा बंध का डिलोकलाइजेशन कर रहा है, बॉन्ड कितना ज्यादा डिलोकलाइज होगा, ध्रुवीय प्रकृति को प्रदर्शित कर रहा है। तो आपको बताइए, हमने पहले ही बताया था कि द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसे हम निकालते हैं आवेश इनटू दूरी, आवेशों के मध्य की दूरी, ठीक है, म्यू से रिप्रेजेंटेड किया जाता है, और डी बाई डी इसका क्या होता है, मात्रक होता है। तो प्रयोग आधार पर पाया गया है कि जो ये कंपाउंड होते हैं इसमें 1.88 डी क्या होता है, यहाँ पर इसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है, म्यू होता है, ठीक है। और जो ये होता है इसका 1.86 डिवाइड होता है, इसके बाद 1.79 डिवाइड होता है, और 1.68 डिवाइड क्या होता है, इनका द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो आपको दिखाई दे रहा है फ्लोरीन की ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है, तो बंध सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्रुवित हो रहा है। और आयोडीन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या है, और एस कंपैरिजन क्या है, कम है, तो यहाँ पर बंध का ध्रुवण जो हो रहा है वो कम हो रहा है। अब इसे यहाँ पर ध्यान रखने की है कि जो
जितना ज्यादा ध्रुवण करेगा, जितने ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, उसके मध्य में उतना ही ज्यादा प्रबल बंध बनेगा। क्या बनेगा? उसके मध्य में उतना ही ज्यादा क्या बनता है? प्रबल बंध बनता है। और जिसकी ध्रुवण क्षमता कम होती है तो वो उतना ही क्या होता है? वीकर बंध होता है। यानी कि जो अधिक द्विध्रुव आवर्त वाला बंध होगा उसके तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और कम द्विध्रुव आवर्त वाला जो होगा, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो इसका द्विध्रुव आवर्त सबसे ज्यादा है, तो अगर इन दोनों की तुलना करें तो इसके बंध को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी की दोनों की तुलना करें। तो हमें द्विध्रुव आवर्त से ये भी पता चल जाता है कि कौन अधिक क्रियाशील होगा और कौन कम क्रियाशील होगा। पता कैसे चलता है? कि जिसके लिए द्विध्रुव आवर्त का मान ज्यादा तो बंध प्रबल होगा, प्रबल बंध होगा, एनर्जी ज्यादा मांगेगा। जब एनर्जी ज्यादा मांगेगा तो क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। ठीक है? और जब क्या होगा? क्रियाशीलता यानी कि अगर हमारा क्या होगा? द्विध्रुव आवर्त होगा वो कम होगा तो एनर्जी कम मांगेगा और जल्दी से क्या कर जाएगा? क्रिया कर जाएगा। इसी कारण से जो हमारा मेथड होता है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है और यहाँ से आयोडीन को क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। ठीक है? आयोडीन को मुक्त कर देता है। अभी हम जब इसके बनाने की विधि पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे इसके बारे में किस प्रकार से क्या होता है क्रिया। ठीक है? तो अगर हम बंध प्रबलता की बात करें तो सबसे ज्यादा पावरफुल ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। बट क्रियाशीलता की बात करें तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब बंध प्रबलता के बारे में कि बंध प्रबलता, बंध प्रबलता की CX के मध्य जो होता है उनकी बंध प्रबलता। तो CH3 जो F होगा वो सबसे ज्यादा प्रबल होगा, CH3 जो Cl होगा वो उससे कम प्रबल होगा, CH3 और जो आपका Br होगा वो उससे कम प्रबल होगा, और CH3I जो होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है? अगर हम क्रियाशीलता की बात करें तो जो ज्यादा प्रबल होगा वो कम क्रियाशील होगा। तो CH3F जो होता है वो सबसे कम क्रियाशील होता है, CH3Cl जो होता है उससे ज्यादा होता है, CH3Br जो होता है उससे ज्यादा होता है, और CH3I जो होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है? क्रियाशील होता है। तो क्रियाशीलता की मानना ये बंध प्रबलता है और ये क्रियाशीलता है। तो इस प्रकार से हमें द्विध्रुव आघूर्ण जो हमारे पास क्या होता है? म्यू होता है, जिसको हम ज्ञात करते हैं। इसके आधार पर हमें क्या चलता है? बहुत सारी बातें क्या चल जाती है? पता चल जाती है। बंध की प्रबलता के बारे में पता चल जाता है, और हमें क्रिया कारक की क्रियाशीलता के बारे में भी क्या होता है? ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये किस विलायक में घुलनशील होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलायकों में और अध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं सामान्य रूप से। तो इससे हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। तो बात क्या है? सामने निकल करके CH बंध जो होता है वो किस प्रकृति का होता है? जो कंपाउंड होते हैं वो ध्रुवीय प्रकृति के क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। ध्रुवीय प्रकृति पाई जाती। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा और आगे डिस्कस कर लेते हैं हम। चलिए हम बात करते हैं समावेयता के बारे में। समावेयता क्या होती है? समावेयता जो आप 11th क्लास में डिस्कस कर आए हैं। तो समावेयता होती है दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो एक समान होते हैं, परंतु उनके गुणधर्मों में क्या होते हैं? पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। तो वो क्या कहलाते हैं? आपके समावेयी कहलाते हैं। और यह घटना जो कहलाती है आपकी क्या कहलाती है? समावेयता कहलाती है। ठीक है? डेफिनेशन आपने 11th में पढ़ी है। ये दो प्रकार की होती है, थोड़ा सा मोड़ में बता देते हैं। दो प्रकार की होती है, एक होती है संरचनात्मक, दूसरा होता है आपका त्रिविम। त्रिविम को दो भागों में बांटा गया है, ज्यामितीय और प्रकाशित। ठीक है? फिर संरचनात्मकता को 5 भागों में बांटा गया है, स्थान समावेयता, श्रृंखला समावेयता, क्रियात्मक समावेयता और मध्यवेयता, फिर चलावेयता। ठीक है? तो जो हैलोजन होता है यहाँ पर स्थान समावेयता, श्रृंखला समावेयता,
और प्रकाशित समायता क्या होता है, प्रदर्शित करता है। थोड़ा थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं पहले सबके बारे में। जब संरचना में क्या होता है, अंतर आता है, तो क्या कहलाता है संरचनात्मक का। और जब अंतर आकाश में चारों ओर अणुओं की व्यवस्था में क्या आता है, अवस्था में परिवर्तन आता है, तो उसे कहते हैं त्रिविम समायता। दो प्रकार की होती है, ज्यामितीय समायता और प्रकाशित समायता। ज्यामितीय समायता पाई जाएगी द्विबंध युक्त यौगिकों में, ठीक है। इनमें द्विबंध पाई जाएगी, और में पाई जाएगी, सिंगल बॉन्ड वाले में नहीं पाई जाती। आपने पढ़ाई होगा क्या होता है, एक होता है आपके पास सिस, दूसरा होता है आपका ट्रांस। इनमें आपको बताया गया है, होता है आपका समपक्ष, ये होता है आपका विपक्ष। तो थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि डबल बॉन्ड कंपाउंड है नहीं। प्रकाश के तल को घुमाने की प्रवृत्ति, यानी कि जब प्रकाश के तल को घड़ी की सुई के साथ घुमाएगा तो इसे कहेंगे डेक्स्ट्रो, और जब प्रकाश के तल को विपरीत घुमाएगा घड़ी की सुई के, इसे कहेंगे लीवो। इसे स्मॉल डी से और इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। स्थान समायता, जब प्रतिस्थापित समूह के स्थान में क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। स्थान समायता। श्रृंखला समायता, जब कार्बन परमाणु की श्रृंखला में अंतर होता है, तो श्रृंखला समायता। क्रियात्मक समायता, जब क्रियात्मक समूह अलग अलग आ जाते हैं, अनुसूत्र एक जैसे होते हैं लेकिन क्रियात्मक समूह अलग अलग आ जाते हैं, तो क्रियात्मक समायता। मध्यता, मध्य से दो भाग करने पर अलग अलग प्रकार के यौगिक प्राप्त हो जाते, ठीक है। फिर होते हैं चलावता, ये दो रूप होते हैं, इसका होता है कीटो, एक होता है इनोल। कीटो में आपको क्या मिलेगा, याद रखना, सी डबल बॉन्ड O मिल जाएगा, और इनोल में आपको सी डबल बॉन्ड O नहीं मिलता है। तो यहाँ हमें डिस्कस करना है ओनली स्थान समायता, श्रृंखला समायता और प्रकाशित समायता के बारे में, ठीक है। तो हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं स्थान समायता। क्या होता है, जब प्रतिस्थापित समूह या क्रियात्मक समूह भी कह सकते हैं आप, के स्थान में अंतर आता है, ठीक है। कैसे, CH3 CH2 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 Cl, ये लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं CH3 CH2 CH Cl CH। तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा, वन पर जुड़ा हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन, इसका क्या हो जाएगा आपका 2 क्लोरो ब्यूटेन। स्थानांतर आ गया, पहले क्वेश्चन पर है 1 2 3 4 देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, पोजीशन चेंज हो रही है। तो जब ऐसी अवस्था आ जाए, ठीक है, कहलाएगी आपकी स्थान समायता कहलाती है, ठीक है। दूसरी आपकी श्रृंखला समायता। जब कार्बन परमाणु या एल्किल समूह कह सकते हैं आप, की श्रृंखला में अंतर आ जाता है, ठीक है। कैसे देख सकते हैं हम, लिख लिया हमने CH3 CH2 CH2, ऊपर वाले को कौन लिख लेते हैं CH2 Cl। तो इसका नाम बताया हमने, क्या होता है 1 2 3 4, तो 1 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा इसका नाम, 4 कार्बन है। दूसरा बना सकते हैं हम CH3 CH CH3 CH2 Cl बना सकते हैं। तो इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, हाइड्रोजन बराबर ही है, इसका क्या हो जाएगा 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा, 2 पे मेथिल आ गया, 1 पे क्लोरो आ गया, तो 1 क्लोरो, ठीक है। ऊपर क्या रहा है आपका 2 मेथिल, ये रह रहा है ये वाला मेथिल, 1 क्लोरो 2 मेथिल, कितना हो जाएगा 3 है, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन।
ये हो जाएगा। एक और नाम इसका बन सकता है, ठीक है, कैसे कौन सा नाम बन सकता है, CH3 C CH3 Cl और CH3, ये भी बन सकता है कि 4 कार्बन इसमें है, 4 कार्बन इसमें और 4 इसमें। हाइड्रोजन 3 3 3 6 2 8 1 9 3 3 6 3 9 और 4 कार्बन में क्लोरीन, ठीक है। इसका हो जाएगा क्या 1 2 3, ठीक है। तो सेम ही रहेगा नेम, तो नेम तो इसका सेम ही रहेगा। तो ये क्या किया, थोड़ी समाज इससे क्या हो रहा है प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि इसका भी क्या आ जाएगा, हाँ लिख सकते हैं इसका नाम, लिख लो चलो, नाम क्या बन जाएगा इसका 2 क्लोरो, हाँ नाम डिफरेंट है 2 क्लोरो, और क्या जाएगा 2 क्लोरो 1 मैथिल, 2 क्लोरो 1 मैथिल, ठीक है, क्या जाएगा प्रोपेन, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बन सकते हैं, हमारे पास श्रृंखला में जब अंतर आता चला जाता है तो इस प्रकार से हमारे कंपाउंड जो होते हैं जब डिफरेंट डिफरेंट बनते चले जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, हम कहते हैं इसको क्या श्रृंखला संस्कृति, ठीक है। इसमें थोड़ा ले लीजिए। चलिए हम लास्ट क्लास से बात करते हैं प्रकाशित समानता के बारे में, कि जो तीसरी है जो इनके द्वारा प्रदर्शित की जाती है होती है आपकी प्रकाशिक समानता। देखिए प्रकाश के तल को घुमाने की प्रवृत्ति, प्रकाश के प्रति व्यवहार, ठीक है, ऐसे घुमाएगा घड़ी के सुइयों के साथ, तो डेक्स्ट्रो प्लस डी कह सकते हैं, और अगर ऐसे घुमा रहा है घड़ी के विपरीत तो इसे क्या कहा जाएगा, लीको माइनस एल कहा जा सकता है। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, हमारा कंपाउंड जो होना चाहिए वो प्रकाशिक सक्रिय होना चाहिए। सारे जो अल्किल हैलाइड है वो प्रदर्शित नहीं करेंगे, केवल प्रकाशिक सक्रिय अगर यौगिक है तो वो ही प्रदर्शित करेगा। प्रकाशिक सक्रिय कौन से होते हैं, इसके लिए कंडीशन है, टर्म कंडीशन एक महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण, किराल कार्बन, जिसको कहते हैं हम असम्मित कार्बन कहते हैं, किराल कार्बन की उपस्थिति। अभी किराल कार्बन क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको, कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणुओं या समूहों के द्वारा क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे हम, किराल कार्बन कहेंगे। तो अगर हमारे पास कोई कंपाउंड ऐसा है जो प्रकाशिक सक्रिय है, तो उसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों के द्वारा संतुष्ट हो रही है, तो फिर क्या कहेंगे, वो प्रकाशिक सक्रिय होगा, प्रकाश के तल को घुमा सकता है अथवा नहीं करेगा, ठीक है। तो अब देख सकते हैं हम किराल कार्बन कौन सा, मान लिया कार्बन हमारे पास है ये, मान लिया यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ डी है और यहाँ हमारे पास क्या ई है। तो आपको बुकों में स्टार लगा मिलेगा किताबों में, तो स्टार का मीन्स होता है कि ये कार्बन जो है ये क्या है आपका असम्मित कार्बन। फिर इसके ऊपर जो समूह जुड़े हुए होंगे तो उनके सीनियरिटी ऑर्डर में हम क्या करेंगे, अरेंज करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे की ओर अरेंज करते चले जाते हैं, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पर Cl हमारे पास है, C है और C2H5 हमने ले लिया, यहाँ हमने ले लिया क्या H ले लिया और यहाँ ले लिया हमने CH, जो कंपाउंड हमने ले लिया। तो इसका दूसरा रूप क्या बनेगा, प्रकाश अगर रखते हैं क्या रहता है इसमें, दर्पण रखते हैं इसमें, तो दर्पण रखने पर दूसरा रूप क्या बन जाएगा, H इधर आ जाएगा, C इधर आ जाएगा, Cl इधर आ जाएगा और C2H5 यहाँ चला जाएगा और CH3 यहाँ चला जाएगा। तो अब प्रतिस्थापित करो तो गिनती करेंगे, सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, तो 1 2 3। तो इस प्रकार से हमारी लर्निंग चल रही है, यानी कि जिधर को हमारी आंख घूम रही है, आंख देखेगी जैसे ऐसे घूम जाओ, ठीक है, यहाँ से 1 2 3, तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो ये घड़ी इसलिए के बाद साथ घुमा रहा है, ये क्या होगा आपका प्लस डी रूप होगा, और ये घड़ी इसलिए के विपरीत घुमा रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस एल रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम समूह की उपस्थिति के आधार पर यदि हमारे पास क्या है असम्मित कार्बन परमाणु है तो ही प्रकाशिक समानता का प्रदर्शन होगा, अन्यथा प्रदर्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर हम प्रकाशिक समावयवियों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला होता है, प्रकाश सभी संख्या बराबर होता है 2 की पावर n। n क्या है, यहाँ n बराबर है असम्मित या किराल
कार्बन परमाणु की संख्या को इंडिकेट कर रहा है। जैसे हम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कितना हमारे पास एक है, तो इस फॉर्मूला में रखते हैं यहाँ पर, तो प्रकाशीय समूह की संख्या निकल जाएगी 2 की पावर 1 बराबर कितना आएगा 2। तो कितने रूप दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 दिखाई दे रहे हैं। और हमारे पास क्या होता है, आज समय कार्बन कितने होता है हमारे पास? 2 होते हैं, तो हम रखते हैं 2 की पावर क्या 2, तो कितना जाता है उसके 4 जाते हैं। अगर 3 होता तो हम क्या रखते हैं 2 की पावर 3, तो क्या जाता है 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8 प्रकाशीय समूह। ठीक है, बनते तो एक ही है, बट जब हम क्या रखेंगे दर्पण रखेंगे तो इसका अपोजिट बन जाता है। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रकाशिक समायों की संख्या को भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।